हाँ जी, तो इस बार के वीकली बाजार टॉक में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का वीकली बाजार टॉक होने वाला है कि आरबीआई ने ये जो वेस्ट एशिया वॉर, आरबीआई इसको वेस्ट एशिया वॉर बोलता है, आरबीआई इसको यूएस ईरान वॉर नहीं बोलता है जब भी अपना डिस्क्लोजर देता है। तो आरबीआई ने इस वेस्ट एशिया वॉर के दौरान क्या पॉलिसी रखी, क्या स्ट्रैटेजी रखी, आरबीआई ने पूरा का पूरा वेस्ट एशिया वॉर, जब ये वॉर क्राइसिस हुआ तो आपके और मेरे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसने कैसा रिएक्शन दिया इस वॉर क्राइसिस के ऊपर, इस चीज के ऊपर देखेंगे। धूप आ रही है, इसको अवॉइड करो। आप तो पेन एंड पेपर लेके बैठो और पूरा का पूरा समझो। देखो, कोई परमानेंट रिलीफ जैसा तो मिलता हुआ दिखा नहीं है ना। कटोरा लेके पाकिस्तान पहुंचा था कि आप रिलीफ हो जाओ जी, ट्रूस कर लो, आपस में सीज फायर करा लो। ओके बोला, विद इन 3 आवर्स इसराइल ने बम मार दिया। तो ये जो अभी हो रहा है ना, अपन की एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, सप्लाई चेन स्टक है, इसका कोई अपने को परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं मिला है। मेरी बात समझना, वी डोंट हैव एनी परमानेंट सोल्यूशन टू दीज थिंग्स, है ना। ये चल ही रहा है कंटिन्यूसली। इसके साथ क्या आरबीआई का रुपया भी बहुत ज्यादा अपसेट है क्या? जितना रुपया लास्ट ईयर बढ़ा था, आप उससे ज्यादा देखिए इस साल में कितना ग्रोथ दिया रुपए ने, सेम पीरियड है, राइट। तो हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग चल रहे हैं, जीडीपी ग्रो कर रही है, फिर भी रुपया खुश क्यों नहीं है? और रुपए के कारण क्या हो रहा है पता है? जो वीकर रुपया है ना भाई, वो लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों को परेशान कर रहा है मतलब हर चीज तो बाहर से आती है। क्रूड महंगा आ रहा है ना। अगर रुपया महंगा हो गया तो क्रूड महंगा हो गया, क्रूड महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। ठीक है। गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्टली हो गई। अब गवर्नमेंट को अगर रुपया गिर गया है तो गवर्नमेंट को ब्याज ज्यादा देना है, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है। गवर्नमेंट की कमाई थोड़ा ना बड़ी है, तो इसका मतलब तो ये कि वेलफेयर की चीजों में कटौती हो जाएगी, वेलफेयर की चीजों में कट करेगा गवर्नमेंट। प्राइवेट कंपनीज जो अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट होती हैं, है ना, बाहर के लिए, वो भी सब स्क्वीज होंगे, उनकी ग्रोथ रुकेगी। आप अगर देखो तो ये क्या होता हुआ भी दिख रहा है। ईएम करेंसीज मतलब इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, आप देखिए जितनी भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में फॉल आया है उसमें झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। भारत माता की आंखों का तारा, -6.2% का फॉल है। -6.2% का फॉल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सितंबर 25 से मार्च तक अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ी है सितंबर 2025 के बाद से। और उसमें भी जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो ब्लू कलर का बॉक्स है। ब्लू कलर इज डोमेस्टिकली जनरेटेड इन्फ्लेशन एंड द रेड बॉक्स इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन का वो कंपोनेंट जो रुपया गिरने के कारण महंगाई बढ़ गई, क्योंकि रुपया गिरा, क्रूड महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। समझना मेरी बात। तो अगर आप देखोगे तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ भी अभी स्टैग्नेंट है, कंटिन्यूसली लास्ट 3 क्वार्टर से गिर रही है। तो रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जीडीपी की ग्रोथ गिर रही है। इसका रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन है सप्लाई रिस्क। जस्ट चेक द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। दिस ब्लू प्राइस इज क्रूड ऑयल। इन जनवरी इट वॉज होवरिंग अराउंड $64-65 एंड चेक द प्राइस ओवर हियर, $130। मेरी बात समझ रहे हो? पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आप देखिए, ग्लोबल पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, इट स्काई रॉकेटेड टू द रूफ। आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना। और ये और ज्यादा गिर रहा है क्या? ये और ज्यादा गिर रहा है रुपया, इन सब कारणों से और ज्यादा नीचे गिर रहा है। क्यों नीचे गिर रहा है पता है? क्योंकि एफआईआई जो है ना, उसको तो डॉलर में रिटर्न मेंटेन करके रखना है, उसने रुपए टर्म्स में इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। रुपया गिर रहा है, इसके कारण उसके रिटर्न जो है वो स्क्यू हो रहे हैं, रिटर्न उतने कमा नहीं पा रहा है जितने उसको डॉलर टर्म्स में चाहिए होंगे। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है पता है? आदमी है ना, जब भी क्राइसिस की सिचुएशन आती है ना, स्पेशली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है क्या ये? यस, दिस इज एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। समझना कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइवलीहुड का खतरा है, ऐसे टाइम पर आदमी इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। उन्होंने क्या करा? पूरा का पूरा पैसा रिपैट्रिएट कर दिया, रिपेट्रिएट बैक टू देयर होम करेंसी। उन्होंने क्या इस टाइम पर रुपए में इन्वेस्टमेंट ना रखते हुए डॉलर में इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में रखना उचित समझा? यस। वाई? बिकॉज डॉलर से आप डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल खरीद सकते हो, रुपए से नहीं खरीद सकते ना। तो एफआईआईज ने क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेलिंग शुरू करी क्या, लेफ्ट राइट सेंटर, पूरी तरीके से।
मेरी बात समझ रहे हो? दीज आर द प्रोमिनेंट रीजंस जिसके कारण ये फॉल आया रुपए के अंदर। आप देखिए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अगर देखोगे तो ये वीकनेस बताता है करेंसी की, कि करेंसी कितनी वीक हो रही है। ये जो ब्लू कलर का मैट्रिक्स है ना, दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फ्रॉम हियर टू विच गोज फ्रॉम हियर टू हियर, इट शोज इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज करंट करेंसी इंडेक्स। और अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो फ्लोज टू ईएमईज, मतलब एफआईआई का पैसा इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स में कितना लगा, तो आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली आपको बड़े बड़े आउटफ्लोज यहां पर होते हुए दिखेंगे, मैसिव आउटफ्लोज। तो दिख रहा है ना कि आरबीआई पैसा, एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? इन कारणों से निकाल रहे हैं। उनको डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न चाहिए, है ना। एनर्जी क्राइसिस का टाइम चल रहा है, दे वांट कि उनके पास पैसा रह रहे। तू खुद सोचना, आज के टाइम जब देश का आदमी, देश के लोग एनर्जी के लिए, सीएनजी एलपीजी के लिए तरस रहे हैं। एक टाइप से तरसना इज अ राइट वर्ड, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम फ्रीली अवेलेबल है। आप समझ नहीं रहे हो ब्रो, आपको और मेरे को हिट नहीं करी ये चीज। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपकी और मेरे पास शायद घर में किसी के पास 2 सिलेंडर्स हैं, किसी के पास 3 सिलेंडर्स हैं। तो हमारा क्या होता है, एक अगर लगा हुआ है तो बाकी के 2 और अपन भरवा के रख लेते हैं। लेकिन जिस घर में सिर्फ एक सिलेंडर होता है ना, उसके लिए कितना डिफिकल्ट है सोचो। अब वो सिलेंडर खाली हो गया, अगला खाना बनने के पहले उसको सिलेंडर रिफिल चाहिए, कैसे मिलेगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। फिर ऐसे टाइम पर अगर नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि मैं तो 1,000 करोड़ का लोन दे देता हूं, या 1,000 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी एक रैंडम साउथ अफ्रीकन कंपनी में, वुड यू बी एबल टू डाइजेस्ट दिस थिंग? क्या आप इस चीज को डाइजेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एफआई क्यों करेगा? आरबीआई का पहला मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन आया है, अभी आया है, जिसके ऊपर ये अपन ने पूरा बेस बनाया है। आरबीआई ने क्या बोला है पता है? रेपो रेट अनचेंज रहेंगे 5.25% पे। हमको FY27 की इन्फ्लेशन 4.6 दिख रही है, तो रेपो रेट अनचेंज्ड है। 5.25% पे, ठीक है। जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है दैट वुड बी 4.6%, ठीक है। एंड जो जीडीपी का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो आरबीआई ने दी है, वो दी है 6.9%। अभी अपन ने सिर्फ इसका डिस्कशन करा है, इसके ऊपर कुछ भी एनालिसिस नहीं करा है। ये अच्छा है, बुरा है, कंट्रोवर्शियल है, वो अपन समझते हैं, ठीक है। बट एक बात बताऊं, इसको समझना इतना आसान नहीं है कि अरे आरबीआई को तो रेट कम कर देना चाहिए था, आरबीआई को तो रेट बढ़ा देना चाहिए था। कई बार क्या होता है पता है, हमारा एफर्ट, हमारे द्वारा डाला गया एफर्ट और हमारे आउटपुट की क्वालिटी, ये दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस आता है। मतलब मान लीजिए आरबीआई ने बहुत बढ़िया डिसीजंस लिए, आरबीआई टुक अ वेरी गुड डिसीजन, अच्छा मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लिया, बट पूरे के पूरे जियो पॉलिटिकल की बैंड बजी हुई थी, आउटकम खराब आ गए। तो क्या अपन बोलेंगे कि ये तो सिर्फ आरबीआई का बैड लक है? क्योंकि हमारे डिसीजंस तो अच्छे थे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे थे कि जो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। डिसीजंस अच्छे थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अच्छे थे, तो क्या होगा? तब होगी बल्ले बल्ले। हमारे डिसीजंस खराब थे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर अच्छे थे, इसके कारण इंडियन इकोनॉमी सरवाइव कर गई। तो ये तो डम लक है ना। एक बार लक लग गया, तुक्का है तो तुक्का, दिस इज तुक्का, है ना। आपके डिसीजंस भी खराब थे और एक्सटर्नल आउटकम्स भी खराब थे, तब तो कोई सरप्राइज ही नहीं है, ये तो होना ही था। समझ रहे हो आप? गाड़ी तो डूबनी थी आपकी नैया। तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पता है? कोई डिसीजन अच्छा या बुरा कैसे बनता है ना, ये सिर्फ उसके आउटकम से पता नहीं चलता, ये उसकी थॉट प्रोसेस, उसने वो डिसीजन मेकिंग की पूरी प्रोसेस कैसे रखी है, वैसे पता चलता है। अगर आप सिर्फ ये देख लोगे कि आरबीआई ने रेट चेंज करा, रेट अनचेंज करा, रेट प्लस करा, रेट माइनस करा, सिर्फ ये देख के न्यूज अपन आगे बढ़ जाए, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये अगर आप इसको याद करने की चेष्टा रखते हो कि मैं इसको याद रख लेता हूं, क्या रेपो रेट अनचेंज्ड है, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन जो है 4.6 है, जीडीपी ग्रोथ 6.9 है, मेरी बात समझना। इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, यू आर मिसिंग द बिगर पिक्चर।
आपको क्या समझना चाहिए हर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद बताए, वाई आरबीआई ने ऐसा क्यों करा, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर डिसीजंस। आरबीआई की एक्चुअल प्रायोरिटी क्या है इस समय? एक्चुअल प्रायोरिटी जो है ना, वो रुपए का गिरना नहीं है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे एक्चुअल प्रायोरिटी रुपए का गिरना है। नहीं है, क्योंकि क्या रुपया तो हमेशा ही गिरेगा। अरे हम इमर्जिंग इकोनॉमी है भाई, हम लोग क्या जितना माल बाहर से मंगवाते हैं उससे बहुत ही कम माल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम तो हमेशा यूएसडी डेफिसिट में ही रहेंगे। हमारे देश में क्या अमेरिकी डॉलर की डिमांड हमेशा आसमान पे रहेगी, और जिसके कारण क्या रुपया हमेशा गिरता ही रहेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री। हम एक ऐसे देश हैं जहां पर हम खरीदते ज्यादा हैं यूएसडी टर्म्स में और बेचते कम है, और ये बढ़ता ही जा रहा है गैप। ये जो डेफिसिट है ना, ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है लगातार। अगर आप रुपए का लॉन्ग टर्म देखोगे तो रुपया 100 रुपया आने में, डॉलर 100 रुपया आने में जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 1970-75 में अगर आप देखो तो ये उस समय कुछ 15-17 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से चलता था। वहां से बढ़ते 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 आज हम 95 रुपीज प्रति डॉलर पे आ गए हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड अपसाइड गई है ना, मतलब रुपया तो लॉन्ग टर्म में गिर ही रहा है। तो आरबीआई की पहली प्रायोरिटी का गिरता रुपया है? नहीं, आरबीआई की पहली प्रायोरिटी गिरता रुपया नहीं है। आरबीआई की पहली प्रायोरिटी है कि ये रुपया कैसे गिर रहा है, कौन इस रुपए को गिरा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रुपया धड़ाम करके नीचे गिर रहा है और गिरता ही जा रहा है लगातार। जो पंटर लोग है ना, पंटर लोग समझते हो सटोरी है, कहीं वो सट्टा लगा लगा के रुपए को तो नहीं गिरा रहे हैं। तो आरबीआई बीच में फिर कंट्रोल करने आता है। आरबीआई अपने कुछ कंट्रोल, क्योंकि आरबीआई ऐसे गिरने नहीं दे सकता ना रुपए को। अगर पता है आरबीआई कंट्रोल करने नहीं आता तो रुपया तो गिर के 110 हो जाता, 100 रुपया हो जाता। मेरी आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई क्या कंट्रोल करता है? आरबीआई है ना, या तो डिमांड क्रिएट करेगा रुपए की, या फिर इट विल क्रिएट सप्लाई फॉर डॉलर्स, या फिर वो डॉलर की सप्लाई क्रिएट करेगा। या तो रुपए की डिमांड क्रिएट करेगा या डॉलर की सप्लाई क्रिएट करेगा। ध्यान से समझना कैसे क्रिएट करेगा। स्पॉट मार्केट में आ जाएगा। स्पॉट मार्केट में मतलब पटिए पे आ गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर पटिए पे आ गया मतलब आरबीआई डॉलर लेके आ गया बेचने डॉलर को सुबह 12:30 बजे मंडे टू फ्राइडे। क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओपन होते हैं आरबीआई के? यस। तो उसमें क्या करता है आरबीआई आके, जो उसको खरीदना है वो खरीदता है, जो बेचना है वो बेच देता है। मेरी बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आरबीआई ने क्या करा, उसके पास जो डॉलर पड़े हुए थे रिजर्व्स के, उनको बेच दिया। उनको बेचने से क्या हुआ, बाजार में डॉलर आ गए, डॉलर की सप्लाई क्रिएट कर दी। डॉलर की सप्लाई आ गई तो रुपए का रेट कम गिरेगा। अब डॉलर इजीली अवेलेबल है, परेशान मत हो। अब वो $1 के लिए तेरे को 98 रुपीज देने की जरूरत नहीं है। आ जा मेरे पास, मैं बेच रहा हूँ 94 रुपीज में डॉलर, मेरे से खरीद ले। फॉरवर्ड मार्केट्स मतलब, प्लीज अंडरस्टैंड, आरबीआई क्या करती है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर? आरबीआई क्या फॉरवर्ड मार्केट के अंदर अभी से डॉलर बेच देगी? अगर इंडिया के अंदर उसको बेचना है तो बेच सकती है ना। फॉरवर्ड मार्केट यानी, इधर ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए आपको सीएफए की फीस भरनी है $1000, आफ्टर 6 मंथ्स भरनी है, ठीक है। आपने देखा कि यार ये डॉलर तो बढ़ता ही जा रहा है, आपको घबराहट हो गई कि यार 6 महीने बाद कि 95 ना हो जाए। आप बैंक के पास आज ही गए, आज ही आपने 86 रुपीज के भाव पे डॉलर लॉक करा दिया। 6 महीने बाद क्या आप 86,000 बैंक को दोगे, बैंक आपको $1000 देगा? क्या डिलीवरी हुई क्या एक्चुअल में? डॉलर एक्सचेंज हुआ क्या? दैट इज फॉरवर्ड डिलीवरेबल मार्केट। फिर एक नॉन डिलीवरेबल मार्केट भी होता है। नॉन डिलीवरेबल मतलब, मैंने क्या करा पता है, मैंने मेरे दोस्त से शर्त लगाई कि आज डॉलर 95 है, अपन 3 महीने बाद मिलेंगे। 95 के ऊपर डॉलर जितना भी गया उसका डिफरेंस तू मेरे को पे करेगा, और डॉलर 95 रुपीज से नीचे जितना भी गया उसका डिफरेंस मैं तुझे पे करूंगा। यहां पर क्या सिर्फ डॉलर की तेजी या डॉलर की मंदी के ऊपर दो लोगों ने शर्त लगाई क्या? उनका कोई डॉलर से लेना देना नहीं है, उनका कोई रुपए से लेना देना नहीं है, उनको एक्चुअल में डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
उन्होंने क्या करा, बस सट्टा खेल लिया। दैट इज कॉल्ड एज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। सर तो जो मैं अगर जीरोधा काइट ओपन करके उसमें यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर खड़ा करता हूं, है ना, और उसको डिलीवरी डेट के पहले काट देता हूं, एग्जिट कर जाता हूं, तो मैं भी तो मार्जिन प्रॉफिट जो डिफरेंस है उसी को सेटल करता हूं ना। प्लीज अंडरस्टैंड। यस, यू डू दैट, आप करते हो, बट आप वो फ्यूचर में करते हो, फॉरवर्ड में नहीं करते हो। इट हैपन्स इन एन एक्सचेंज इन अ वेरी कंट्रोल एंड रेगुलेटेड एनवायरमेंट। तो आरबीआई ने जो ये पूरा का पूरा हथकंडा अपनाया, इतना रिजर्व्स अपना पानी करा, फॉरवर्ड मार्केट, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट, उसका इंपैक्ट क्या रहा पता है? कि हमारा जो रिजर्व था ना वो सिकुड़ गया। हमारे पास जहां पर किसी जमाने पर 11 महीने के रिजर्व्स हुआ करते थे कि 11 महीनों की इंपोर्ट को हम कवर कर लेंगे, वो अब कम होके 8.7 मंथ ही रह गया। मेरी बात समझना। अच्छा, ये सब चीजें क्या आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही थी? बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि रुपया तो अभी भी गिरी रहना लगातार। डेफिनेटली आरबीआई 95 वाले रुपए को नीचे उतार के 93 पे ले आई थोड़े टाइम के लिए, बट इसका ये मतलब थोड़ा ना कि वापस ऊपर नहीं जाएगा। रुपए की टेंडेंसी है, रुपया गिरता रहेगा। तो ऐसे टाइम पर पता है लोगों ने लिटरली, ऐसे मैंने आर्टिकल्स पढ़े जहां पर लोगों ने बोला कि आरबीआई इतना कुछ कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो ऑफशोर ट्रेडर जो हैं, जो देश के बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, वो तो रुपए के अगेंस्ट बेटिंग कर ही रहे। तो आरबीआई का होना ना होना तो एक बराबर ही है, क्या ही फर्क पड़ता है आरबीआई के होने से। उन्होंने आरबीआई को बेवकूफ समझ लिया। दे हैव डाउटेड ऑन आरबीआईज केपेबिलिटीज टू कर्ब स्पेक्यूलेशन। उनको लगा कि आरबीआई तो केपेबल ही नहीं है, कभी भी वो रुपए के स्पेक्यूलेशन को कर्ब नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझना। अब ऐसे टाइम पर कोई भी सेंट्रल बैंक क्या करेगा जब इतनी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी आती है, किसी दिन वॉर चल रहा है, किसी दिन वॉर नहीं चल रहा है, ऐसे टाइम पर किसी भी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल लूज हो जाएगा। देखना मेरी बात, सेंट्रल बैंक इंटरनल पॉलिसी डिसीजनिंग करती है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बट जितना इंपॉर्टेंट इंटरनल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल जियोपॉलिटिक्स एनवायरनमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी तो होता है। अभी अपन ने वो ग्राफ पढ़ा था ना। तो जब वो इतना वॉलेटाइल हो गया है तो आरबीआई की यार मैं कुछ भी कर लूं ना, उसका कोई फायदा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा कंट्रोल अब उतना नहीं है। मेरे को आप एक बात बताइए, टीम ने डाला है ये पेज, क्या आपको अभी तक ये वीडियो इंगेजिंग लगा है, अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? अगर आ रहा है ना तो एक बार प्लीज लाइक का बटन दबा दो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक बार ये बेल आइकन दबा दो। पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, बट ये बोले तो मैंने बोला आपको बोल देते हैं। मेरे को पता है आप दबा दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। तो अब आरबीआई जोश में आ गया कि अरे मेरे को ऐसे कैसे तुमने जोकर बोल दिया, क्या मैं तुमको जोकर दिखता हूं? मेरी बात समझना। तो आरबीआई ने क्या करा पता है? सबसे पहले आरबीआई ने अपनी एफिकेसी को रीगेन करा। एफिकेसी मतलब कि मैं, मेरे कुछ करने से भी इंपैक्ट हो जाएगा, मैं तुमको करके बताता हूं। देखो आरबीआई ने क्या करा पता है? आरबीआई ने सारे बैंकों को बोल दिया कि तुम्हारी जो डॉलर में ओपन पोजीशन है ना, वो $100 मिलियन के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इसके कारण क्या हुआ? आरबीआई ने कैप लगा दिया नेट ओपन पोजीशन में। मेरी बात समझना। और जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स होते थे ना, जिसमें आप सिर्फ स्पेक्यूलेशन, उस पर भी आरबीआई ने बैन लगा दिया। तो बैंक्स जिनके पास बड़ी बड़ी डॉलर पोजीशंस थी, मान लो किसी के पास अगर $400 मिलियन की ओपन पोजीशन थी, अब आरबीआई का कैप है $100 मिलियन। प्लीज अंडरस्टैंड। तो क्या $300 मिलियन वो बाजार में बेचना पड़ेंगे बैंक को? बिल्कुल। तो बैंक ने क्या करा? अनवाइंडिंग करा। तो बैंक सेल्स डॉलर एंड बाय रुपी इन द मार्केट, क्योंकि आरबीआई का वो फिगर मीट करना था। तो इसके कारण क्या हुआ? सडन सर्ज आया डॉलर सप्लाई के अंदर और रुपए की डिमांड बढ़ गई, रुपया मजबूत हो गया। रुपी एप्रिशिएटेड 1.8%। जिस दिन आरबीआई ने करा उसी दिन सिंगल डे गेन आया रुपए के अंदर 1.8%, है ना? प्लीज अंडरस्टैंड। और बैंक के सारे स्टॉक्स उस दिन धड़ाम धड़ाम गिरे। बट पता है ये आरबीआई का मूव है ना, ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। इंडस्ट्री ने इसको बहुत अच्छे फ्लेवर में नहीं लिया। इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री ने, उन्होंने क्या बोला पता है? यार आरबीआई ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, है ना, बैंक्स और इन्वेस्टर्स के साथ, मतलब हमको बीच ट्रेड में हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ गई। कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ होगा सोचो।
ऐसे टाइम पर जब अब बैंक, कोई भी बैंक जिसके पास सिर्फ $100 मिलियन का ही कैप है कि वो उससे ज्यादा ओपन पोजीशन खड़ी नहीं कर सकती, तो उस जैसे ही उसकी $100 मिलियन की ओपन पोजीशन खड़ी हो गई डेरिवेटिव्स में हेजिंग के लिए, तो वो तो मना करना पड़ेगा उसको दूसरों को कि अब मैं नहीं ले सकता जी आपसे। क्यों नहीं ले सकता अब आपसे? क्योंकि आपकी ऑलरेडी, मेरे पास मेरी पोजीशन फुल है, आरबीआई का कैप है। तो अब मेरे पास, जब मेरे को पता है कि मैं $100 मिलियन का ही एक्सपोजर ले सकता हूं, तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ हेजिंग बढ़ा दूंगा? बिल्कुल मैं कॉस्ट ऑफ हेजिंग बढ़ा दूंगा, बहुत सिंपल सी बात है। समझना। तो इन्वेस्टर्स को क्या लगा पता है? आरबीआई का ये मूव देख के इन्वेस्टर्स को ये भी लगा कि यार आरबीआई कहीं पागल तो नहीं हो गई है, इतनी हाई रेगुलेटरी रिस्क। ऐसा तो नहीं है कि आरबीआई फ्यूचर के अंदर और भी कुछ बड़े रेगुलेशंस लगा देगी? तो ये आरबीआई के मूव को है ना, लोगों ने बहुत ड्रेकोनियन मूव लिया, बहुत हॉकिश मूव लिया। यार ये मूव सही नहीं था। इट इज अ वेरी हार्श मूव, कम्स विद अ लॉट ऑफ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। फिर भी आरबीआई ने ऐसा क्यों करा पता है? टू प्रिवेंट द पैनिक, ताकि रुपया गिर के 110 ना हो जाए, ताकि रुपया गिर के 105 ना हो जाए एकदम से। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो हमारे रुपए का डिटर्मिनेशन है उसको वापस इंडिया लेके आना है। मतलब ये जैसे ये मान लीजिए ये इंडिया है ना, और ये बाहर यहाँ सिंगापुर है और ये हांगकांग है। अब एक सिंगापुरी व्यक्ति हांगकांग वाले से बोलता है कि अपन रुपए पे सट्टा लगाते हैं। आप लॉजिक समझ रहे हो? इसका ना इंडिया में कोई स्टेक है, ना इंडियन बिजनेस में कोई स्टेक है, ना हांगकांग वाले का इंडिया में कोई स्टेक है, ना इंडियन बिजनेस में कोई स्टेक है। ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों सट्टेबाजी कर रहे हैं। किसके ऊपर सट्टेबाजी कर रहे हैं? करेंसी के ऊपर। आरबीआई क्या बोली? आरबीआई बोली मेरे देश के बाहर मेरे करेंसी के ऊपर सट्टेबाजी नहीं करने दूंगा मैं। तो आरबीआई ने क्या करा? करेंसी का जो डिटर्मिनेशन है उसको फिर से इंडिया में लेके आया कि इंडिया में करो, लीगल तरीके से करो, इलीगल तरीके से नहीं करना है। मेरी बात समझना। दीपा वासुदेवन करके देर इज दिस जर्नलिस्ट इन लाइवमेंट, वो क्या बोलती है पता है? वो बोलती हैं कि बाय फार द मोस्ट सीरियस एफर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज इट्स टेंडेंसी टू अपेंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब समझना ध्यान से। मोस्ट सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग आरबीआई यूज प्रिडिक्टिव मॉडल दैट रिलाई ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम। तो बहुत सारे आरबीआई जैसे जो दूसरे सेंट्रल बैंक है ना, ये स्टैटिस्टिक्स का एक मॉडल यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करते कि जीडीपी की ग्रोथ डिपेंड करती है 2% प्लस इन्फ्लेशन इंटू 0.2 प्लस यूएसडी आईएनआर इंटू 0.3 प्लस 10 ईयर बॉन्ड रेट इंटू 0.01। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से इक्वेशन बनी पूरी। क्या बोलती है पता है दीपा वासुदेवन जी? दीपा वासुदेवन जी ये बोलती है कि जब एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी आती है ना, तब ये मॉडल काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि ये जो है ना, जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते थे इस ग्रोथ का, ये आपस में ही कोरिलेट करने लग जाते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। अलग अलग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, वो आपस में कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। मेरी बात समझना। तो आरबीआई ने एक तो कि यार मैं अब तुमको बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आरबीआई ने सबसे पहले क्या करा? अपनी एफिकेसी को रीगेन करा। उसके बाद आरबीआई ने क्या करा पता है? आरबीआई ने बोला कि अनसर्टेनिटी के साथ हम डील करेंगे। सेंट्रल बैंक और अनसर्टेनिटी एक साथ चलेगी। एलन ग्रीनस्पैन हु वाज अ फेड चेयर पर्सन, उन्होंने अगस्त 2003 के अंदर अपनी स्पीच में बोला था, uncertainty is not just an important feature of monetary policy landscape, it is the defining characteristic of that landscape। मतलब आरबीआई अनसर्टेनिटी को कर्ब नहीं करा जा सकता पूरी तरीके से। एक सेंट्रल बैंक के लिए अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी, उसको उस अनसर्टेनिटी के अंदर ही थ्राइव करना है। तो अब ये अनसर्टेनिटी हटाने का टूल क्या है? मतलब उसको क्या बैलेंस बना के रखना है बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड ग्रोथ? यस। वो बैलेंस कैसे बनेगा पता है? वो बैलेंस बनता है इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट को अप या डाउन करके आरबीआई इंश्योर करता है कि उसको इन्फ्लेशन बढ़ाना है या उसको इकोनॉमी में ग्रोथ पुश करनी है ना। हाई इंटरेस्ट रेट्स अगर हैं तो क्या होगा? सोच के देखिए। मतलब अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आरबीआई बोलती नहीं 6% नहीं 9%, तो इसका मतलब क्या होगा पता है?
इसका मतलब ये होगा कि इसके कारण क्या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर चली जाएगी क्या? सोच के देखिए। मनी सप्लाई, बाजार में पैसे का सप्लाई क्या कम हो जाएगा क्या? कम हो जाएगा। कॉरपोरेट लेंडिंग क्या कम हो जाएगी क्या? कम हो जाएगी। लोगों तो कॉरपोरेट की ग्रोथ, क्या कॉरपोरेट की ग्रोथ भी कम हो जाएगी? वो कैपिटल एक्सपेंड ही नहीं कर पाएंगे, कॉरपोरेट की ग्रोथ कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा पता है? ये प्लीज अंडरस्टैंड, लोगों के पास कॉरपोरेट की ग्रोथ अगर कम होगी तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो क्या डिमांड डिक्रीज होगी? डिमांड डिक्रीज होगी। डिमांड डिक्रीज होगी तो क्या इन्फ्लेशन कर्व होगा? उससे इन्फ्लेशन कर्व होगा। आरबीआई ने क्या करा, 6% से 9% अगर इंटरेस्ट रेट कर दिया तो उससे इन्फ्लेशन कर्व होगा। और इन सबके साथ बोनस, आरबीआई अगर रेट 6% से बढ़ा के 9% कर देता है तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे क्या? फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे। समझिए इधर, लो इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या होगा? 12% का इंटरेस्ट रेट था, आरबीआई ने बोला मात्र 7%। उल्टा होगा बिल्कुल। मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट के अंदर, लेंडिंग बढ़ेगी मार्केट के अंदर, लेंडिंग बढ़ेगी तो कॉरपोरेट ग्रोथ बढ़ेगी, कॉरपोरेट ग्रोथ बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ेंगी तो लोगों के पास कैश इन हैंड बढ़ेगा, कैश इन हैंड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। आरबीआई को इन दोनों चीजों के बीच में संतुलन बना के रखना पड़ता है। ये जितने भी ग्लोबल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स, ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? अगर आप यूएस फेड को देखोगे तो क्या 4.5% की रेट को कम करते करते ये 3.75% तक लेके आए क्या? लेके आए ना पिछले एक साल के अंदर। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखो तो ये 2.45 से कम करते करते 2.10 तक लेके आए क्या? लेके आया, कम करी रेट, ग्रेजुअली कम करी, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को देखो, 4.5% की रेट थी, उसको कम करते करते 3.75% तक लेके आया क्या? लेके आया। तो ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स रेट्स को कम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें ग्रोथ को पुश करना है। रेट्स वर कट थ्रू आउट 2024, पूरे 2024 में और 2025 में रेट कट करें। क्यों रेट कट करें? बिकॉज अब उनके लिए ग्रोथ बड़ा कंसर्न है। इन्फ्लेशन तो टारगेट में ही है ना, इन्फ्लेशन तो जो आरबीआई का टारगेट है उसी के अंदर है। तब इसके अंदर आरबीआई का क्या बोलना है, लोग आरबीआई के बारे में क्या सोच रहे हैं? मार्केट की ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई दोनों तरफ जा सकता है, मतलब आरबीआई रेट कट भी कर देगा, आरबीआई रेट बढ़ा भी देगा। इसलिए अगर आप देखोगे पहली बार ऐसा हुआ है दिसंबर 2022 के बाद से कि जब ओवरऑल मार्केट के अंदर वोलैटिलिटी कम है लेकिन सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर वोलैटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी की वोलैटिलिटी ज्यादा है और इंडियन विक्स की वोलैटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इन दोनों का जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बैंक्स है ना, दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो उनको तो लिक्विडिटी धंधे के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो इन्वेस्टर्स यहां से ना मल्टीपल आउटकम्स देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो आरबीआई इस समय क्या चूज करता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। पता है, जब भी क्राइसिस आती है ना, चाइनीज लैंग्वेज जो इट इज वेरी इंट्यूटिव, बहुत शानदार है। चाइना में क्राइसिस, चाइनीज रेम्बिम्बी जो लैंग्वेज है उनकी, उसके अंदर क्राइसिस, सॉरी रेम्बिम्बी तो उनकी वो है, इज द करेंसी। ठीक है, जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें क्राइसिस ऐसे लिखते हैं। और पता है आपको, क्राइसिस में दो कैरेक्टर से क्राइसिस बनता है। अगर आप इस कैरेक्टर को इंडिविजुअल लेवल पे देखोगे तो ये अपने आप में डेंजर है, और इस कैरेक्टर को देखोगे तो ये अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। तो चाइनीज बोलते हैं कि क्राइसिस इज नथिंग बट व्हेन द डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी कम टुगेदर, इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, दैट इज क्राइसिस। तो इस समय आरबीआई के चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, चॉइस ऑफ पॉलिसीज क्या होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप आरबीआई का गोल समझो, आरबीआई का सिर्फ एकमात्र गोल है इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना। आरबीआई बोलता है 4% हमारा स्वीट स्पॉट है।
लेकिन एक सिंगल डॉट पे नहीं बना के रखा जा सकता ना, तो आरबीआई बोलता है चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, -2% +2% कर दो, तो ये 6% और ये 2%। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज 2%, 4%, 6%। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया अच्छे से? आरबीआई को चाहिए कि मेरा इन्फ्लेशन इसी के बीच में रहना चाहिए, प्लीज। और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन को अप करके अभी 3.24 पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके कारण आपने देखा कि रुपए की परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है। तो अब क्या है पता है, अब ये है कि फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, आरबीआई बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी कि इन्फ्लेशन और खराब हो जाए बिकॉज ऑफ हाई इंपोर्ट, ये ज्यादा है। आरबीआई ये बोलता है कि भविष्य में चीजें खराब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है चीजें सही होने की प्रोबेबिलिटी से। आरबीआई ने ये नहीं बोला कि चीजें खराब हो जाएंगी, आरबीआई ने ये नहीं बोला कि चीजें सही हो जाएंगी। अब आप है ना खुद को जरा आरबीआई की शूज में रख के देखो, इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, रुपया सर्टन नहीं है, ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई परमानेंट सोल्यूशन आ नहीं रहा है। अगली मीटिंग जून में होने वाली है, आपको इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में एक डिसीजन लेना है। आप क्या डिसीजन लोगे? आपकी पहली चॉइस है कि आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो। अगर आपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, मेरी बात समझना, तो क्या ग्रोथ तुरंत रुक जाएगी? अगर आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया तो ग्रोथ तो रुक जाएगी। मेरी बात समझिए, है ना? ग्रोथ रुक जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे क्या? हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा, ये जरूर होगा। तो अगर हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि नहीं नहीं अभी हम ग्रोथ के लिए तैयार नहीं है, अभी हमको और बिल्ड करना है, तो हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। अगर हमारा ये स्कोप है कि हमको इन्फ्लेशन को अभी और कम करना है, तो हम हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ा। तो आप क्या करेंगे ऐसे टाइम पर? इन्फ्लेशन अगर आपको कम करनी है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। दूसरा चॉइस है आपके पास इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने का। अगर आपको लगता है कि हमें ग्रोथ पे तवज्जो देनी है इस समय, इन्फ्लेशन तो वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल्ड ही है, वो 2% से 6% के ब्रैकेट में ही है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी इस समय ग्रोथ है। तो इस कंडीशन के अंदर आप इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करोगे। आरबीआई ने क्या करा पता है? आरबीआई ने बोला कि हम एमपीसी हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू विथ न्यूट्रल स्टैंस। हम हमारी ग्रोथ को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। एमपीसी वोटेड अनोनिमसली टू कीप द रेपो रेट्स, लिक्विडिटी रेट्स रिमेन्स एट 5% अनचेंज्ड। मेरी बात समझना, आरबीआई का क्या लॉजिक था, क्या रीजन था? उनका यह बोलना है कि इस समय इन्फ्लेशन हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क नहीं है। डेफिनेटली हमारी ग्रोथ स्ट्रांग है, बट एक्सटर्नल रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और ये जो है ना, ये सप्लाई शॉक है। हम पहले ही रुपए को संभाल संभाल के परेशान हो गए, रुपया नहीं संभल पाया। दिस इज अ सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आने वाला शॉक है। तो मैं इसमें कुछ कर भी लूंगा तो ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो आरबीआई क्या बोलता है? वी इट इज प्रूडेंट टू वेट एंड वॉच द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड इवॉल्विंग ग्रोथ इन्फ्लेशन आउटलुक। Accordingly, MPC voted to keep the policy rate unchanged, even as it remains vigilant, closely monitoring incoming information and assessing the balance of risk. The MPC also decided to continue with neutral stance, retaining the flexibility to respond judiciously to incoming information. अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, let the new information come in. एंड ये जो बोलते हैं ना कि हमने नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स पे और जो बैंक का हमने $100 मिलियन की जो लिमिट रखी है फॉरेन एक्सपोजर की, डोंट वरी, ये लिमिट भी टेम्पररी है। ये जो फॉरेक्स मार्केट को कब करा है, ये कोई हमेशा जीवन भर नहीं रहने वाला है। ये क्राइसिस सुधर जाने दो, हम इसको ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है पता है? आरबीआई ने इस बार जो देखो, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अक्टूबर 25 के बाद जो अप्रैल 26 में, इस समय जो आरबीआई ने अजम्पशंस दिए ना, अपने जो प्रोजेक्शंस दिए, लोगों ने वो प्रोजेक्शंस को बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक माना। आरबीआई बोल रहा है कि इस साल के एंड तक डॉलर क्रूड का रेट $75 पर बैरल होगा और एक्सचेंज रेट $94 पर बैरल होगा। मॉनसून नॉर्मल होगा, ग्लोबल ग्रोथ नॉर्मल होगी। आरबीआई की जो दो फोरकास्टिंग है, इसको लोगों ने आड़े हाथों ले लिया। यूएस की ईआईए करके एक एजेंसी है, वो बोलती है
कि ब्रेंट क्रूड का प्राइस तो $103 प्रति बैरल तक जा सकता है, समझ रहे हो, और पीक करेगा ये अगले क्वार्टर के अंदर 115 तक जा सकता है, 103 तक तो होके आया। तो क्या आरबीआई बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही है? उसके ऊपर मल्होत्रा जी ने, जो आरबीआई के करंट गवर्नर है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया पता है? बोले भाई मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे हिसाब से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन साइड इज हायर एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड। सप्लाई जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज नहीं होगी ना, तो ये अनसर्टेनिटी बनी ही रहेगी, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जो आरबीआई के शब्द है ना, ये खुद को बस सहानुभूति देने वाले कि अरे मैंने जो गलत करा वो छोड़ दो, ठीक है कोई बात नहीं। मेरी बात समझना, आरबीआई क्या बोलता है? टेकन टुगेदर अवर फाइंडिंग अंडर स्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिबल एंड रिपीटेड सेंट्रल बैंक कम्युनिकेशन एज अ पॉलिसी टूल। पब्लिक सिग्नल कैन मीनिंगफुली रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एंड इंप्रूव सेंटिमेंट, बट इफेक्ट डिके क्विकली अनलेस रीइंफोर्स्ड। प्लीज, है ना। जून, अब आरबीआई, अब अपने को देखना है कि जो अगला मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग आती है वो कैसी आती है। इस समय तक अगर आप इन कंक्लूड में आपको करके बताऊं, तो पहले लोगों ने बोला आरबीआई को कि आरबीआई देख तू तो फट्टू है ना। क्यों? क्योंकि तेरी आंखों के सामने लोग रुपए को गिरा रहे हैं। तो आरबीआई आके बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं इंडिया के बाहर एनडीएफ पे बैन लगा देता हूं, और जो इंडियन बैंक्स है ना वो $100 मिलियन से ज्यादा के एक्सपोजर नहीं लेके जा पाएंगे। इसके बाद भी रुपया गिरा नहीं, रुपए गिरना कम नहीं हुआ। अच्छा, ये कभी कम भी होगा कभी कम नहीं होगा, ये तो फितरत है रुपए की, गिरेगा ही गिरेगा। आरबीआई बस इंटरवेंशन करके क्या रुपए के गिरने को सपोर्ट देती है, बस थोड़ा सा कि ज्यादा ना गिर जाए, है ना, अननेसेसरी ना गिर जाए। तो अब आरबीआई को ये चीज तो समझ में है कि रुपए तो गिर ही रहा है, अपने को आरबीआई को एक बैलेंस बना के रखना है ग्रोथ में और इन्फ्लेशन में, और वो जो बैलेंस बनेगा ना वो बनेगा इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू। मेरी बात समझना, ग्रोथ और इन्फ्लेशन में जो भी बैलेंस बनेगा वो इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू बनेगा। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो ग्रोथ कम हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने कुछ नहीं करा। आरबीआई ने बोला वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, मुझे आप बताओ क्या आपको समझ में आया? ठीक है, आप फटाफट कमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप हमें और हमारी टीम को कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।